अस्सलाम वालेकुम। विंटर 2020 क्वेश्चन 1 ऑडिट रिस्क। सही है। अगेन मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि हमने जो एक स्केड्यूल बनाया है, एक टाइम टेबल बनाया है, एक डैशबोर्ड बनाया है, तो हमारा ईद से पहले तक का जो वीक है वो रिस्क एंड प्रोसीजर्स का है। एक और सवाल जो मैंने आपको ऑडिट टेस्टिंग सिस्टम जो पोर्टल है उस पर मैंने आपको दिया था कि ये सवाल आपने अटेम्प्ट करना है ताकि ड्राफ्टिंग आप कर सकें, पता चले बच्चों को कहाँ मसला आ रहा है। और आज की क्लास में हम इसका एक अच्छा आंसर भी डिस्कस कर लेंगे। ये आंसर क्यों बनाया है, क्या लॉजिक है, किताब को कैसे यूज़ करनी है, किस तरीके से प्रोसेस ड्राफ्ट करने हैं, रिस्क और प्रोसीजर्स आपस में कैसे लिंक होते हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाल्लाह आज बात होगी 15 से 20 मिनट पर। एक 20 नंबर का सवाल अच्छा हम इंशाल्लाह अटेम्प्ट कर लेंगे। देखें, विंटर 2020 क्वेश्चन अगर हम सवाल पढ़ें, सवाल में लिखा हुआ यू आर द ऑडिट मैनेजर एट हारून रहीम एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पांसिबल फॉर द ऑडिट ऑफ फिटबिट लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2020। FVL is a listed company and is engaged in the manufacturing of fitness equipment and related accessories. FVL sells its product all over the country through a chain of distributor। सही है। और फिर आपको बैलेंस शीट और P&L के कुछ एक्सट्रैक्ट्स दे दिए गए हैं। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020, नवंबर 20 का आप ऑडिट करने जा रहे हैं जो कि आपका ईयर एंड है, और अक्टूबर 2020 में ड्यू टू फॉल्टी पैट यूज्ड इन अ न्यूली मैन्युफैक्चर्ड फिटनेस इक्विपमेंट 60 accidents were reported where FBL had paid compensation aggregating rupees 30 million. Upon the identification of the fault, the sale of this equipment was immediately suspended until the matter was resolved in a month's time. The entire compensation amount paid to customer has been reported in the financial statement as receivable from a supplier who has supplied such faulty pads। सही है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। On 1st January 2020 साल के शुरू में the company launched a mobile application that generates the personalized exercise and diet plan considering an individual user's physical and medical condition. The application has received an overwhelming response as large number of domestic and foreign customers have subscribed for it. Following information is available in this respect. The application was developed in-house with the support of a leading software house. Each customer has an option to subscribe biannual or annual plan. All the subscription plans are paid in advance. However, each subscriber has an option to cancel the plan within 30 days and claim the refund to the entire subscription amount. सवाल की रिक्वायरमेंट सेम 22 नंबर ऑडिट रिस्क और की ऑडिट प्रोसीजर बता दें। 22 नंबर का सवाल क्वेश्चन नंबर 1 विंटर 2020। सवाल को अगर हम थोड़ा सा एनालाइज करें और विजुलाइज करें, देखें आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे हैं जो कि लिस्टेड कंपनी, सही है, और ये जो फिटनेस से रिलेटेड इक्विपमेंट्स होती है ये इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है, ठीक है। कंपनी को अगर आप थोड़ा सा और देखें, पूरे पाकिस्तान में प्रोडक्ट सेल कर रही होती है थ्रू अ चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर। थोड़ा सवाल के आगे चलते हैं। ईयर एंड आपका नवंबर 20 था, अक्टूबर 20 में एक फॉल्टी पैड इक्विपमेंट में यूज़ हुआ जिसकी वजह से वो जो जिमिंग विमिंग कर रहे थे, जो फिटनेस इक्विपमेंट यूज़ कर रहे थे, ठीक ठाक एक्सीडेंट्स होना स्टार्ट हो गए, जिसकी मद में कंपनी ने 2 से 3 काम करे। पहला काम ये करा, कंपनी ने 60 मिलियन की कॉम्पनसेशन क्लेम जो हुई वो अमाउंट पे कर दी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब उसको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता चला कि ये जो मसला था ये एक पैड में था जो कि एक सप्लायर ने सप्लाई किया था, तो सप्लायर से वो रिसीवेबल क्लेम कर लिया, सही है, और अपनी बुक्स में एक रिसीवेबल रिकॉर्ड कर लिया होगा, ये उसने करा। और तीसरी चीज़, जो सेल्स थी उसको इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंड कर दिया ना कि भाई अब मजीद सप्लाई करेंगे तो और पैसे देने पड़ जाएंगे, तो सेल्स को इमीडिएट बेसिस पे उसने सस्पेंड कर दिया, ये काम उसने करा। थोड़ा सा और आगे चलें, फिर कंपनी ने साल के स्टार्टिंग में क्या करा था? कंपनी ने साल के स्टार्टिंग में ये करा था कि 1 जनवरी 2020 को कंपनी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करी, सही है, और वो मोबाइल एप्लीकेशन एक सॉफ्टवेयर बनाया, एक एप्लीकेशन बनाई जो कि पर्सनलाइज्ड डाइट्स वगैरह आपको प्रोवाइड करता था। उसको बनाने के लिए लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस को एंगेज किया गया, उसकी मद में एक सॉफ्टवेयर बनाया, और सॉफ्टवेयर जो था वो डोमेस्टिक भी यूज़ करते थे, फॉरेनर्स भी यूज़ करते थे, सही है। और फिर एक और मज़ेदार काम उसने ये करा कि जो प्लान था, जो एप्लीकेशन प्लान था, ये सब्सक्रिप्शन बाय एनुअल भी था और एनुअल भी था। और यहाँ पे कस्टमर के पास एक चीज़ थी कि कस्टमर एडवांस में पे तो कर लेता था, लेकिन अगर उसको प्लान समझ में नहीं आया या एप्लीकेशन समझ में नहीं आई तो वो आपसे रिफंड क्लेम करता था, और वो रिफंड 30 दिन के अंदर अगर वो क्लेम कर लेगा तो आपको पूरा अमाउंट रीपे करना पड़ सकता है। ये हमारे पास एक सवाल में पूरी की पूरी विजुअलाइजेशन है, डायग्राम है। इस थोड़ी देर में इसको हम डिस्कस करते हैं कि इससे हम एज एन ऑडिटर क्या क्या ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो देखें यार, इस पूरी डायग्राम को अगर हम देखें तो बड़े फेस पे हमें बहुत से ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई हो रहे हैं, सही है।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप सवाल को थोड़ा समझने की कोशिश करें, पहली चीज अगर आप देखें तो आपका जब ये मसला आया तो आपने सेल्स को इमीडिएट बेसिस पे सस्पेंड कर दिया, सही है। जब सेल्स को इमीडिएट बेसिस सस्पेंड कर दिया तो हमारे पास बैलेंस शीट पीएनएल तो दिया हुआ है, तो वहां पे हमने ये चेक करना है कि कहीं रेवेन्यू तो इंक्रीज नहीं कर रहा, बिकॉज अगर रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है कि जी सेल्स इस बार आपने सस्पेंड कर दिया, आखिर के 2 महीने सेल ही नहीं हो रही और रेवेन्यू फिर भी बढ़ रहा है, तो रिस्क है ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। पहला रिस्क तो हमारे पास ये आ जाता है। थोड़ा सा और आगे जाके देखें आपका एक आपने जो एक फिटनेस इक्विपमेंट बनाए उसमें एक फॉल्टी पैड यूज हो गया जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए, तो 60 मिलियन के क्लेम्स आपके पास आए जिसको आपने पे कर दिया। एक और बहुत बड़ा रिस्क है, कंप्लीटनेस का रिस्क है कि जी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एक और भी आपके पास क्लेम्स वगैरह आए हों जिसका आपने प्रोविजन रिकॉर्ड ना किया हो, ये बड़ा मसला हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद आपने करा क्या, आपने ये कहा कि जो ठीक है मैं सारी अमाउंट को रिसीवेबल एज अ सप्लायर रिकॉर्ड कर लेता हूं। भाई सप्लायर पैसा देगा भी नहीं देगा भी, ये तो डिस्प्यूट है। एसेट की डेफिनेशन में तो प्रोबेबल होना चाहिए कि इकोनॉमिक बेनिफिट विल इनफ्लो टू द एंटिटी, सही, और उस एसेट को आप कंट्रोल करते हैं। सप्लायर पता नहीं माने या ना माने, तो एक और बड़ा रिस्क आ गया आपके ऊपर रिसीवेबल का। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो इन्वेंट्री जिसमें मसला आया था ये आपके पास ईयर एंड पे मौजूद होगी, सही है। जब ईयर एंड पे इन्वेंट्री मौजूद होगी तो ये बेचेंगे थोड़ी आप, तो आपकी तो इन्वेंट्री भी इंपेयर्ड हो गई। और ये जो इन्वेंट्री थी इसको तो आप मैन्युफैक्चर करते थे, आपको तो प्लांट बेचारा पड़े पड़े रह के फारिग हो जाएगा, तो प्लांट की इंपेयरमेंट के ऊपर भी रिस्क हो सकता है। ये एक इंफॉर्मेशन थी जिसके ऊपर हमने ये ऑडिट रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है जी आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर जब आपने बनाया तो IAS 38 के बहुत से रिस्क आइडेंटिफाई हो गए कि क्या वो टेक्निकली एंड फाइनेंशियली वायबल था, क्या रिसर्च फेज और कैपिटल फेज में एक्सपेंडिचर को आपने सही एलोकेट किया या नहीं किया, ये सारे पॉइंट्स बड़े मैटर करते हैं। उसके बाद जो आपका प्लान था उसमें कस्टमर आपको पैसा एडवांस में पे करता है, सही है, लेकिन प्लान वो सेमी एनुअली और एनुअली कर लेता है, तो इसका मतलब है पैसा आज मिल रहा है, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन ओवर द टाइम देनी है, रिस्क के मैनेजमेंट ने सारा का सारा पैसा, सारा का सारा रेवेन्यू आज रिकॉर्ड कर लिया होगा, ये भी एक रिस्क हो सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आपके पास कुछ लोकल कस्टमर्स भी हैं और फॉरेन कस्टमर्स भी हैं, तो जब ये फॉरेन कस्टमर्स आपके पास हैं तो इसका मतलब है वो तो आपको डॉलर या पाउंड में पे करते होंगे, तो एक और रिस्क है IAS 21 फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन का। तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है। आए अब देखते हैं कि हमने रिस्क को कैसे ड्राफ्ट करना है, प्रोसीजर्स कैसे परफॉर्म करने हैं और किस तरीके से रिस्क और प्रोसीजर मेरे पास अलाइन होने चाहिए, और रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए सवाल की इंफॉर्मेशन को कैसे यूज करना होता है। आए थोड़ा सा देखते हैं। देखें सबसे पहला रिस्क अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिस्क आ गया ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का, सही है। सवाल में एक इंफॉर्मेशन ऐसी जो कि मैं सवाल से उठा रहा हूं, FVL received the advance subscription charges for its application. Subscriber has option to claim refund of subscription money. Therefore, there is a risk of overstatement revenue earned from application subscriber because management may have recorded the whole subscription charges received as a revenue at a point of time rather than recording over the period. सही है, तो मेरा सबसे पहला रिस्क तो ये हो गया। इसके लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे मैनेजमेंट का प्रोसेस समझना पड़ेगा कि आप रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करते हो, इज इट कंसिस्टेंट विद द रिक्वायरमेंट ऑफ IFRS, प्लस आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन क्या है, आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, ये सारी चीज़ें कहाँ मौजूद होंगी, ये सारी की सारी चीज़ें एग्रीमेंट में मौजूद होंगी। तो इंस्पेक्ट द एग्रीमेंट टू आइडेंटिफाई द परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड ट्रांजैक्शन प्राइस। तीसरी चीज़, इंश्योर इवेल्युएट कि जो मैनेजमेंट ने एडवांस रिकॉर्ड किया है क्या उसको ओवर द टाइम रिकॉर्ड कर रही है, जो रेवेन्यू जो पैसा उसके पास आया है उसको ओवर द टाइम रिकॉर्ड कर रही है या पॉइंट ऑफ टाइम पे कर रही है। आखिरी चीज़ आपने इवेल्युएट करनी होगी। थोड़ा सा और आगे बढ़े, देखें इन्वेंट्री तो आपकी उड़ गई ना बच्चों, इंपेयरमेंट ऑफ इन्वेंट्री, सही है। क्यों? द सेल्स ऑफ द इक्विपमेंट सस्पेंडेड अंटिल द मैटर रिजॉल्व्ड, Therefore, there is a risk of overstatement in the valuation of inventory. देखिए मैं assertion level पे लिंक कर रहा हूँ उसको, inventory may have been impaired and no impairment or adequate impairment may have been recorded by the management as per IAS 2। और थोड़ी देर पहले भी जब हमने इन्वेंट्री का रिस्क आइडेंटिफाई किया था, सेम ऑडिट प्रोसीजर ISA 540 आपको हेल्प करेगा। मैनेजमेंट का प्रोसेस समझें, NRV टेस्टिंग करें बाय इंस्पेक्टिंग द सब्सिक्वेंट सेलिंग प्राइस, ये चेक कर लें कि जो एजम्पशंस मैनेजमेंट यूज़ कर रही है, जो एजम्पशन यूज़ कर रही है, देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। Evaluate the cost of necessary changes required to be made in the current inventory of the equipment to bring them into a saleable condition। IAS 2 आपसे कहता है कि जो necessary cost make to sale है उसको भी आपने माइनस करना होगा। तो ये जो faulty equipment है उसको ठीक करने की कोई कॉस्ट इंकर्ड होगी उसको एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे ताकि आप एक इन्वेंट्री का प्रोविजन रिकॉर्ड कर सकें। तो ये 3 की ऑडिट प्रोसीजर्स बड़े इंपॉर्टेंट है फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर, क्योंकि आपके पास फॉरेन कस्टमर्स हैव आल्सो सब्सक्राइब्ड द FVL लॉन्च्ड एप्लीकेशन। तो इसका मतलब है ये तो फॉरेन कस्टमर है तो IAS 21 अप्लाई हो जाएगा। Therefore, there is a risk of misstatement in the amount of revenue and receivable. The management may not have translated the revenue as per the accurate spot rate. Management might translate the foreign currency inappropriately. Incorrect gain or loss might be recognized in the P&L.
प्रोसीजर्स क्या होंगे? सिंपल सा प्रोसीजर, मैनेजमेंट से स्केड्यूल लेना फॉरेन एक्सचेंज का, जो मैनेजमेंट ने रेट यूज़ कर रहे हैं उसको इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी से वेरीफाई कर लें और फिर आखिरी काम आप उसको रिकैलकुलेट कर लें। एक और सबसे बड़ा मसला आपका इंटेंजिबल एसेट का है। देखें, इस साल आपने इंटेंजिबल एसेट बनाया है लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस को सामने रख के। जब इंटेंजिबल एसेट बनाया है तो IAS 38 ट्रिगर हो जाएगा। IAS 38 कहता है कि जी जो एक्सपेंडिचर है वो रिसर्च फेज और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाकर टूटेंगे। जो आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या रिसर्च फेज एक्सपेंडिचर होंगे वो P&L में जाएंगे, और जो आपके डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंडिचर होंगे वो कैपिटलाइज होंगे। द रिस्क केस के मैनेजमेंट ने क्लासिफिकेशन सही नहीं करी होगी। एप्लीकेशन डेवलप बाय द FBL इन हाउस विद द सपोर्ट ऑफ लीडिंग सॉफ्टवेयर हाउस, ये सवाल से उठाया। Therefore, there is a risk of overstatement of valuation of intangible asset, assertion level पे लिंक करा, because there is a possibility that the management may have capitalized expenditure pertaining to research phase, सही है, instead of recording it expense in P&L as per IAS 38। प्रोसीजर्स क्या होंगे? सबसे पहला काम, अगर मुझे ये चीज़ चेक करनी है कि यार मैनेजमेंट का, देखें डेवलपमेंट फेज़ और रिसर्च फेज़ के दरमियान जो सबसे क्रिटिकल डेट होती है वो टेक्निकल एंड फिजिबल रिपोर्ट होती है, कि ये वो डेट होती है कि जब आप कहते हो कि मैं डेवलपमेंट फेज़ में दाखिल हो चुका हूँ। उस डेट को वेरीफाई करने के लिए आपको मैनेजमेंट से टेक्निकल एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट लेनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप मैनेजमेंट से डेवलपमेंट कॉस्ट की डिटेल्स लेंगे और उसमें से कुछ सैंपल सेलेक्ट करेंगे ताकि ये इवेलुएट करें कि डेवलपमेंट फेज़ में जो एक्सपेंडिचर आ रहा है कहीं वो रिसर्च फेज से तो पर्टेन नहीं कर रहा है। इंस्पेक्ट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज इनवॉइसेस टू चेक द डेट and amount to ensure that the development cost has been capitalized only for development phase as per IAS 38। तो फॉर एग्जांपल जनवरी 2020 में कंपनी ने जब डेवलपमेंट स्टार्ट करी थी तो मार्च 2020 में 31 मार्च 2020 में कंपनी ने सोचा होगा मैं डेवलपमेंट फेज में दाखिल हो चुका हूँ। इसका मतलब है 31 मार्च 2020 के बाद जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो कैपिटलाइज होने चाहिए। तो जितने भी एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट ने कैपिटलाइज करे आपने उसकी डिटेल ली। 31 मार्च को कैसे वेरीफाई करा? टेक्निकल एंड फिजिबिलिटी रिपोर्ट जाके चेक कर ली। 31 मार्च के बाद के जो एक्सपेंडिचर होंगे आपने उसमें से सैम्पलिंग करी और सैम्पलिंग करके इनवॉइस देखी। इनवॉइस में आपने डेट देखी, सही है। डेट क्यों देखी? क्योंकि अगर डेट 31 मार्च के बाद आ रही है तो इट मींस डेवलपमेंट फेज क्राइटेरिया करता है। लेकिन अगर किसी इनवॉइस की डेट फेब या जनवरी की आ रही है तो इसका मतलब वो तो रिसर्च फेज था, वो तो एक्सपेंस आउट होना चाहिए था, आपने कैसे कैपिटलाइज कर दिया? तो ये आपके ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे जो कि आपके रिस्क से अलाइंड होंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। अंडर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्पनसेशन, सही है। 60 एक्सीडेंट्स हुए जिसमें से फॉर विच FBL has paid 30 मिलियन एज अ कॉम्पनसेशन। 60 एक्सीडेंट्स हुए जिसमें कंपनी 30 मिलियन पे कर चुके थे। देयर इज अ रिस्क है कि उसने प्रोविजन 30 मिलियन का करा हुआ होगा, सही है, या एक्सपेंस 30 मिलियन का रिकॉर्ड किया होगा, और भी तो क्लेम आ सकते हैं। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क दैट देयर माइट बी सम अदर सूट्स filed against the entity and the risk of understatement of provision as per IAS 37। ये मेरा रिस्क हो गया। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मजीद क्लेम्स आए तो आए? तो इसका मतलब है मेरा रिस्क क्या है कि मजीद क्लेम्स मौजूद है जिसका प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं करा। तो एज एन ऑडिटर मैं काम भी क्या काम करूंगा? मैं बैठ के कोई ऐसे प्रोसीजर ड्राफ्ट करूंगा जिससे मैं इसको आइडेंटिफाई कर सकूं। फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट से, इन हाउस लीगल काउंसिल से टू डिटरमाइन द नंबर एंड अमाउंट ऑफ क्लेम, सही है। फिर मिनट्स ऑफ द मीटिंग देखूंगा बिकॉज ऐसे मैटर्स बोर्ड में लाजमी डिस्कस हो रहे होंगे। इसके बाद अगर किसी कस्टमर ने फाइल किया होगा, कोई लिटिगेशन करी होगी या कोई क्लेम करा होगा तो उसके साथ मैं करस्पॉन्डेंस फाइल देख सकता हूं, सही है। मैं लॉयर्स को कंफर्मेशन भेज सकता हूं ये असेस करने के लिए भाई कितना क्लेम मजीद रिकॉर्ड करना चाहिए, क्या क्या लिटिगेशन हो सकती है, सही है। और फिर आखिरी चीज़ ये चेक कर लूंगा कि मैनेजमेंट ने जो भी एजम्पशंस यूज़ करी हैं क्या वो एजम्पशंस रीजनेबल है भी या नहीं। अगली चीज़ हमारे पास है रिकॉग्निशन ऑफ रिसीवेबल। आपने सारा का सारा मलबा किसके ऊपर ट्रांसफर करा? सप्लायर के ऊपर। आप यहाँ पे क्लेम पे किए जा रहे हो, आप कह रहे हैं मैं एज अ रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहा हूँ सप्लायर के साथ। सप्लायर एग्री कर रहा है, क्या पता सप्लायर कॉन्टेस्ट कर जाए। जब सप्लायर कॉन्टेस्ट कर जाए, आपसे डिस्प्यूट कर जाए, आपसे लड़ जाए या मैटर कोर्ट में चला जाए तो फिर ये एसेट कैसे होगा? ये एसेट तो नहीं हुआ बिकॉज एसेट की तो डेफिनेशन ही पूरी नहीं करता। एंटायर कॉम्पनसेशन अमाउंट पेड टू द कस्टमर आर कॉम्पनसेशन हैज रिकॉर्डेड एज रिसीवेबल इन द FS from the supplier of faulty pets, therefore there is a risk of overstatement in asset account receivable, that there is a possibility that the inflow of economic benefit is probable and required to be disclosed in FS as a contingent asset as per IAS 37 और मैनेजमेंट उसको रिसीवेबल रिकॉर्ड करा हुआ है। तो यार कैसे पता चलेगा कि सप्लायर एग्री करा है कि नहीं करा? यार तो सप्लायर के साथ करस्पॉन्डेंस फाइल देख लेना आपको पता चल जाएगा कि सप्लायर डिस्प्यूट कर रहा है कि एग्री कर रहा है, सही है। इस चीज़ के ऊपर आप लीगल एडवाइजर से एक ओपिनियन ले लें, सही है। उसके बाद आप एग्रीमेंट चेक कर लें ताकि पता चल जाए कि क्या एग्रीमेंट में ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई थी कि जी अगर ऐसा कोई मसला होगा तो आप मुझसे क्लेम फाइल कर सकते हैं, ताकि आपका लीगल ओपिनियन बैठ हो सके। और आखिरी चीज़, आप सप्लायर को कंफर्मेशन भेजें। आपकी बुक्स में रिसीवेबल आ रहा है, आप सप्लायर को कंफर्मेशन भेजेंगे भाई ये मैनेजमेंट ने रिसीवेबल रिकॉर्ड किया है, बताओ तुमने पे भी करना है कि नहीं करना।
और आखिरी चीज़, अगर सप्लायर ने सब्सिक्वेंटली पे कर दिया तो आप सब्सिक्वेंट रिसीट्स देख लें। ये आपके प्रोसीजर्स होंगे टू इंश्योर दैट कि क्या ये वाकई में एसेट की डेफिनेशन पूरी कर भी रहा है कि नहीं कर रहा। अगली चीज़ प्यारे बच्चों, हमारे पास वारंटी की, सही है। फर्दर कस्टमर में ऑल्सो क्लेम कंपनसेशन अंडर वारंटी अगेंस्ट फॉल्टी इक्विपमेंट। तो इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने वारंटी प्रोविजन को जो है वो एज पर IS 37 सही रिकॉर्ड नहीं किया होगा। एक बड़ा ज़बरदस्त और क्रिटिकल रिस्क है विच इज़ रिफंड लाइबिलिटी। देखें, एप्लीकेशन सब्सक्राइबर कस्टमर में कैंसिल द सब्सक्रिप्शन विद इन 30 डेज। तो आपके पास पैसा आया और आपने कहा ठीक है यार, चले मैं ओवर द टाइम ही कर रहा हूँ, तो 30 दिन गुजर गए, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लेकिन यार 30 दिन तक तो आप रेवेन्यू सोचेगा कि 30 दिन बाद तो वो आपसे क्लेम फाइल कर सकता है। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ नॉन रिकॉग्निशन ऑफ रिफंड लाइबिलिटी by management because the management may not have recorded the refund liability as per IFRS 15। तो पूरा IFRS 15 ने आपको बताया कि जी आपको ये एसेस करना पड़ेगा कितने ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे जो कि आपको लगता है कि आपके रेवेन्यू की शक्ल इख्तियार नहीं करेंगे, उसका आप रेवेन्यू रिकॉर्ड ना करें, पैसा आ चुका है तो आप इसको बैंक डेबिट करके रिफंड लाइबिलिटी क्रेडिट कर दें, सही है। तो मैनेजमेंट से प्रोसेस समझना पड़ेगा। नंबर ऑफ सब्सक्राइबर हुज ट्रायल पीरियड इज येट टू एक्सपायर, जो सेल्स हो चुकी है, सही है, और 30 दिन अभी तक खत्म नहीं हुए, तो असल रिस्क तो वहां पे एग्जिस्ट करता है कि भाई ये कल को अगर फॉर एग्जांपल ईयर एंड के बाद कह दे कि नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, तो इसका मतलब है उसकी आज एक रिफंड लायबिलिटी रिकॉर्ड होनी चाहिए। तो वो कितने हैं जो कि 30 दिन वाले एक्सपायर्ड नहीं हुए, उसको आपने चेक करना है। मैनेजमेंट की कोई ना कोई एग्जम्पशंस होगी, उसको चेक कर ले और सब्सिक्वेंटली चेक कर ले कितनों ने 30 दिन के अंदर क्लेम फाइल किया और कितनों ने 30 दिन के अंदर क्लेम फाइल नहीं किया, सही है। ये हमारे पास, और आखिरी चीज हमारे पास एक और चीज, चूंकि आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो आपका पीपी भी इंपेयर्ड हो चुका है, आपका पीपी भी इंपेयर्ड हो चुका है, ये आपके पास रिस्क एंड प्रोसीजर्स है। बच्चों बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो मैंने आपसे क्लास ली आज की और जो मैंने आपको सारी एक एक्सप्लेनेशन करी हो, मेरे रिस्क और प्रोसीजर्स अगर आप देखें कितने ज़्यादा अलाइंड है। वॉल्यूम 2 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक। अगर पहले टाइम में आपने एडवांस ऑडिट पास करना है ना, वॉल्यूम 2 बड़ी इंपॉर्टेंट है, सही है। सॉफ्ट में भी अवेलेबल है, खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है आप उसको सॉफ्ट में भी ले सकते हैं, पोर्टल पे ये सॉफ्ट में भी अवेलेबल है। जितने भी ऊपर रिस्क मैंने आइडेंटिफाई करे हैं उसका एक स्टूडेंट कॉर्नर यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और सारी की सारी चीज़ें जो मैं रिस्क आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये जो पहला रिस्क हमारा था रिफंड लायबिलिटी वाला, सही है, दूसरा रिस्क हमारा वारंटी वाला था, तो इसके ऊपर IFRS आपसे क्या कहता है, ये सारी की सारी चीज़ें हैंड आउट में अवेलेबल है ताकि आपका टाइम से वो। अभी जो लास्ट रिस्क हमने रिफंड लायबिलिटी का करा, तो रिफंड लायबिलिटी के ऊपर क्या कहता है IFRS, सारी की सारी चीज़ें मैंने लिख दी यहाँ पे। क्यों? बिकॉज इसी को यूज़ करके मैंने रिस्क आइडेंटिफाई करा है और इसी के बेसिस पे मैंने प्रोसीजर्स परफॉर्म करें, सही है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बिल्कुल अलाइंड दिखेगी, तो एक एक चीज़ बड़ी लॉजिकल आ रही है। अगर मैं इनटेंजिबल एसेट भी डेवलप कर रहा हूँ तो इसके ऊपर हमारे पास IS 38 क्या कहता है, सारी की सारी बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं और इसी के बेसिस पे ऊपर ऑडिट प्रोसीजर्स मैंने सारे के सारे डिफाइन किए हुए हैं। इसी तरीके से अगर आपने कंपनसेशन रिसीवेबल और आपको लगता है कौन सा IFRS इसके ऊपर IFRS क्या कहता है, तो वो IFRS की रिक्वायरमेंट तक मैंने यहाँ पे आपके लिए मेंशन कर दी है ताकि आपको पता चले कि मैंने रिस्क जो लिखा है उसका एक एक वर्ड लॉजिकल है और वो लिंक होता है किसी ना किसी चीज़ से। और बाकी जो रिस्क है ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं विंटर 18 के क्वेश्चन में और विंटर 17 के क्वेश्चन में, तो उसको मैंने वहाँ से रेफर कर दिया था कि किताब समराइज रहे, प्रेसाइज रहे, आपके कंट्रोल में रहे। तो अगेन प्यारे बच्चों 20-25 मिनट 22 नंबर का सवाल बड़ा लॉजिकली डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से एक अच्छा रिस्क हम ड्राफ्ट कर सकते हैं, और हमें टेक्निक समझ आ गई कि ICAP ने अगर आपसे सवाल पूछना है तो वो किसी भी एरिया से किसी भी तरीके से आपसे सवाल पूछ सकता है। प्रैक्टिस जारी रहेगी, अगली क्लास में इंशाल्लाह एक और अच्छे सवाल के साथ आएंगे। जो मैंने आपको टाइम टेबल दिया है आपने उसको फॉलो करना है, उस टाइम टेबल को मैं भी फॉलो करूँगा और चाहे कुछ भी हो जाए मैं इंशाल्लाह उसको फॉलो करूँगा, आपने भी फॉलो करना है ताकि हम एक सिस्टमेटिक और डिसिप्लिन वे में पढ़ सकें। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।